हेलो नमस्कार, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं सुपर कोचिंग टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पर। तो आप सब सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर एसएसटी काफी बड़ा है, एसएसटी का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है। सर एसएसटी में 60 में से 60 नंबर आ सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं, निश्चित रूप से एसएसटी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में 60 में से 60 प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है यह पता करना कि आखिर सीटेट क्या सोचता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे सीटेट क्या सोचता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो आप सीटेट में से 60 में से 60 प्रश्न कर पाओगे एसएसटी के। तो चलिए, इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले आपको जरूरी है कि सिलेबस आपको कम से कम पूरा रटा होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको सिलेबस पूरा रटा होता है वही सीटेट या कोई भी एग्जामिनेशन हो उसे पूरी तरह से फाइट कर पाता है। क्योंकि सिलेबस अपने आप में क्या है, एक तर्कस में जो तीर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो तर्कस में जो पीछे लगा रहता है ना, गांडीव था जो उसका अर्जुन का, तो उसमें कौन कौन से तीर हैं सिलेबस यही बताता है कि तीर कौन कौन से हैं। समझ में आएगा नहीं? ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको चलाना ही नहीं आता, आपको पूरा सिलेबस लाके दे दिया, सारे तीर आपको दे दिए, आप चलाना सीखना है ना। समझ में आएगा नहीं? चलिए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएसटी में आखिर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा कि आप उनको पढ़ के जाना। ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं आप लोगों के लिए है। चलिए, सबसे पहले हम प्रारंभ करें, उससे पहले थोड़ा सा आपको मोटा माटी हम बता देते हैं कि आखिर एसएसटी का सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस आप लोगों के सामने है, जिसमें से आपको कुछ खंडों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको कम से कम ग्लोब, जो ग्लोब है, ग्लोब से हर बार बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसे बेहतर रूप से आप अच्छे से समझ के जाएं, पढ़ के जाएं, और यहां से भली भांति प्रश्न आते हैं, बहुत प्रश्न पूछता है। इसके बाद जो वायु है, ये दूसरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा संसाधन, ये तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और कृषि ओवरऑल हमेशा के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। वहीं अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो वहां पर हसियाकरण, इससे हर बार प्रश्न आता है। मार्जिनलाइजेशन, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। साथ ही साथ यहां पर मीडिया को समझें, तो मीडिया से प्रश्न आते हैं, और स्थानीय सरकार से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो यहां पर पहला, यहां पर दूसरा, और यहां पर जो तीसरा है, इन 3 टॉपिक को बढ़िया तरह से करके जाना। ठीक है नहीं? अब यहां पर इस प्रकार से संविधान से भी काफी प्रश्न आने लग गए, तो चौथा टॉपिक यहां से ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वही अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से काफी प्रश्न पूछते हैं, और हिस्ट्री में भी आपको ध्यान रखने हैं कुछ चीजों को बारे में, और इसको विशेष रूप से पूरा पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था अगर सीटेट निकालना है और 60 में से 60 नंबर लेके आने हैं, तो 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसे तो रट मारो। ये तो आपको बढ़िया तरह से पढ़नी है, क्योंकि यहां से बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछता, और यहां पर आपको वास्तुकला पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वास्तुकला से प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी फर्स्ट सिटीज है, अर्ली सोसाइटी है, यहां से प्रश्न आने की भी भरपूर संभावनाएं बनी रहती हैं यहां पर। ठीक है नहीं? चलिए, यह भी आपको याद रखेंगे। साथ ही साथ एक साम्राज्य का निर्माण हो, कंपनी का पावर की स्थापना हो, यहां पर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है नहीं? ग्रामीण जीवन और समाज उपनिवेश, ये 1857, ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको तैयार करना है। महिलाएं हमेशा से बेहतरीन टॉपिक रहती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जाति विविधता, राष्ट्रवादी आंदोलन आपको पूरा पढ़ के जाना है। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक रहने वाला है। भाई रही बात पेडागोजी की, तो पेडागोजी में आपको जनरली ये जानना है, और पेडागोजी तो समझना बहुत ही आसान है कि आखिर हम भूगोल को क्यों पढ़ते हैं, भूगोल को कैसे पढ़ाया जाता है, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ आपको समझना है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का आखिर उद्देश्य क्या है।
तो वहां पर शिक्षा विधियां, शिक्षण सूत्र, इनसे और मूल्यांकन जो 3 टॉपिक हैं वहां से बेहतर रूप से प्रश्न आपसे लगभग पूछे जाते हैं। तो यहां पर अच्छे से तैयार करके जाएं। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति के बारे में भी आपसे भरपूर प्रश्न पूछता है। चलिए, अब यहां पर आपको पता है कि जुलाई 2023 यानी सीटेट का आपका पेपर होना, तो ज्यादा समय तो नहीं है, मई तो चल ही रहा है, मई के बाद आपके पास जून रहता है बस, और फिर उसके बाद जुलाई तो आ ही जाता है। अब आप कभी भी ध्यान रखो कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी कुछ इस तरह से होती है जहां पर मैंने आपको बताया है। अब एनसीईआरटी में आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस तरह से हर कहीं भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये आपको जरूर दिखाई देगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, ये आप अच्छे से जरूर पढ़ें। ओके, इसके अलावा यहां पर देखो, यहां पर सेल डू नीड, इनकी तो जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसको करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन इन पर थोड़ा सा विशेष रूप से गौर करें। जहां पर अगर आपका कोई मैप दे रखा हो, या मैप नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको फिगर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई फिगर दे रखा हो तो फिगर से रिलेटेड जो आपका नहीं लिखा है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, दूरी लिखी हुई है, सूर्य से कितनी कितनी दूरी पर है, तो इन दूरियों से भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर एस्टेरॉयड्स बेल्ट है, तो यहां मंगल और जुपिटर के बीच में कौन कौन से क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं ये पूछ लेगा। इसमें भी पूरा दे रखा है, देखो ये अपना चक्कर कितनी देर में लगाता है, सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाता है। तो यहां से प्रश्न बनेंगे निश्चित रूप से, इस प्रकार से जरूर ध्यान रखना। अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दे रखी हो यहां पर तो आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज बच्चे से ज्यादा होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये आप ध्यान से रखिए, ठीक है नहीं। अब देखो यहां पर डू यू नो, यहां पर भी डू यू नो दे रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वर्ड ओरिजिन, कहां से वर्ड उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से डू यू नो को तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करना है। देखो यहां पर सैटेलाइट है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, इस तरह की जो चीजें दे रखी हैं इनको तो आपको बढ़िया तरह से करना है। ये मैं आपको बता ही रहा था कि आखिर पढ़ना कैसे है। कहीं भी अगर कोई चित्र दे रखा है, चित्र के बारे में बढ़िया तरह से नॉलेज करें। जैसे मिल्की वे दे रखा है यहां पर, तो आप मिल्की वे को बढ़िया तरह से पढ़ के जाएं, एस्टेरॉयड्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आए। इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, चाहे ये वाला प्रश्न हो, ठीक है, ये प्रश्न जो दे रखे होते हैं, चाहे ये वाले प्रश्न हो, इन प्रश्नों को, इन एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है नहीं। जैसे यहां पर ये अलग से कटिंग सी बनी रहती है, उन्हें भी ध्यान रखना, क्योंकि अर्थ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मिल्की वे में है और मिल्की वे यूनिवर्स में। इस प्रकार के धारणाओं से भी आपको प्रश्न पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक को भी आराम से भरें, इसको भरें जरूर, क्योंकि आपसे ये तो उम्मीद है कि 6 से 8 वाले बच्चे के बराबर तो आपको आता ही होगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा उनसे ज्यादा भी आता होगा, आप उनको पढ़ा सकते हैं। यानी इस किताब से, इस चैप्टर से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है और आप उसको बता सकते हैं, ठीक है नहीं। अब अगर प्रश्न देखिए, अगर क्वालिटी देखें तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कोई चीज क्या है, यह प्रश्न बहुत आता है, क्या है और क्यों है, इन दोनों पर आपको ध्यान रखना। विशेष रूप से सीटेट में अवधारणा बेस्ड प्रश्न आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है। जैसे अब यहीं पर देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है, हिम और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के अनुदिश धीरे धीरे चल रहा है, उसे क्या कहते हैं। तो अब बताइए ये क्या आ गया, यहां पर क्या कहते हैं, इस प्रकार से प्रश्न याद रखना। तो उसको क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं, ध्यान रखना। और देखो एक भी प्रश्न है कि अगर ग्लोब पर हम क्या है, इधर भारत में रखें तो दूसरी तरफ ग्लोब के क्या होगा, तो यहां पर अर्जेंटीना है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। 3 राज्यों का समूह, इसका मतलब है कि आपको मैप पर भी विशेष रूप से हाथ साफ होना चाहिए। आपको जनरली पता होना चाहिए कि हमारे राज्य कहां कहां पर हैं, किस किस प्रकार से, किस किस से सीमा बनाते हैं, ये भी सब कुछ आपको पता होना ही चाहिए। देखो और प्रश्नों की प्रकृति देखें तो देखो शुतुरमुर्ग से प्रश्न पूछा, देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसे एज इट इज दे रखा है, ठीक है। तो यहां अगर देखें कि पुरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, ये पता कैसे चलता है, ये पता इसलिए चलता है कि यहां पर महाराष्ट्र के पाटन में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। समझ में आएगा नहीं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। चलिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं और इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, उधर देखेंगे। तो मध्य प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ता है, ये आप ऐसे मैप की आपको विशेष रूप से स्टडी होगी तभी बता पाओगे। तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट रह कहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट इज राइट आंसर।
ऐसे ही पेडागोजी में देखो, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए बताइए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षा विधियों का, या शिक्षण तकनीकों का बताइए। शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, उद्देश्य का ना भी पता हो तो भी वो अधिगम करवा सकता, तो भी लर्निंग करा सकता है। तो ये भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि सामाजिक अध्ययन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक, सृजनात्मक विकास की आवश्यकता होती है। सामाजिक अध्ययन से हम ज्ञान और भावनाएं और सृजनात्मकता का सृजन करते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर, छात्रों के अंदर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र सभी हैं। शिक्षण सूत्र आपने देखे होंगे, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और मनोविज्ञान से तर्कात्मक क्रम की ओर। यानी ये अधिगम को आसान बनाने के बहुत ही बढ़िया सूत्र हैं कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की जाए कि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो भी इसमें ध्यान दें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 जरूरत है कि 30 पर 1 होना चाहिए, 30 दूनी 60 पे 2 होने चाहिए, और 70 पर 3 होने, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। मानचित्र बनाना छात्रों में किस कौशल की पूर्ति करता है, तो उनके कौशल की करता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। क्या केंद्रित होना चाहिए, यानी हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं, कि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व होने चाहिए, और हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, इतिहास से ही तो पता कर सकते हैं। तो इतिहास से प्रासंगिक है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इतिहास को हमें इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। नहीं, विविधता, यानी विविधता की बात कर रहा, विविधता, ठीक है। कौन से सेंटेंस से आपको विविधता दिखाई देता है? यानी विविधता का मतलब होता है कि किसी की विशिष्टता को स्वीकार करना। तो इस प्रकार से यहां पे आंसर आते हैं। ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो, उसे संघवाद कहते हैं, क्योंकि जहां पर एक ही जगह पर 2-2 व्यक्ति शासन करते हैं। जैसे यहां पर यूपी है, अब यूपी में किसकी सरकार है, अगर आप देखेंगे तो यूपी में योगी की सरकार है। और यूपी किस में आता है, इंडिया में आता है। इंडिया में किसकी सरकार है, मोदी की सरकार है। इनडायरेक्टली यूपी में भी किसकी सरकार है, मोदी की। यूपी में ही किसकी सरकार है, योगी की। एक ही जगह पे 2-2 लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है। एक से अधिक स्तर है, यहीं पे एक केंद्र स्तर है और यहाँ पे एक राज्य स्तर है, इसलिए इसको, इस व्यवस्था को संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। आगे चलते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो याद रखो, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे एक और प्रश्न है कि भारत की विविधता को एकता और राष्ट्र की पहचान के रूप में विद्यार्थियों को चलचित्र और कहानी के माध्यम से समझाया जा सकता है। हाँ, सही है। विविधता का ज्ञान व समझ विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह देश के सौहार्द तथा गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखे। दोनों बिल्कुल सही रहेंगे और इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत में पंचायत प्रणाली के संबंध में जिला पंचायत, जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली का दूसरा स्तर है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखो, ये सीधे सीधे सचिव से हर बार प्रश्न आता है, सचिव को जरूर याद रखना। एक सचिव है, ठीक है, एक गांव में पटवारी होता है, एक यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, जैसे FIR वगैरह होती है। इसको आप अच्छे से याद रखना। सचिव की नियुक्ति होती है, उसे चुना नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 इसमें सही है। पटवारी द्वारा क्या किया जाता है, पटवारी गाँव गाँव की भूमिका देता है, सही है। अधिकार क्षेत्र उगाई गई फसलों के बारे में सरकार सूचना देता, दोनों ही सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। देखो, पटवारी से भी प्रश्न आपसे हर बार पूछता है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तेल और सरसों उगाते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष ही हल चलाते थे। इसके बारे में अभी तक हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि वहां पर महिलाएं काम नहीं करती थी या महिलाएं हल नहीं चलाती थी। अभी तक हमारे पास इसके कोई साक्ष्य अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखो, लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोथल हमारा प्राचीन बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सोचिए, ठीक है। ये बेहतरीन एक गोदीवाड़ा यहाँ पे मिला है। प्राकृतिक रूप से जिन बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में लोग अपना सरदार चुनते थे और जो बहादुर और कुशल योद्धा तथा युद्ध में उनका नेतृत्व करे, शांति स्थापित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। हम बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में ऐसे लोगों को चुना जाता था। राजा बड़े बड़े महलों में रहता था, बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद काल का जो राजा थे वो बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे, वो आम लोगों में ही रहते थे, ठीक। आम लोगों में, उनका पास कोई अलग से कोई चीज नहीं थी, ना ही वो टैक्स लेते थे,
ठीक है। और जो उनके पास पैसा आता था उसको वो पुरोहितों को भी दे देते, सारे लोगों में बांटते भी थे और थोड़ा सा हिस्सा वो अपने पास रखा कर देते। उनका वो राजन थे, यानी जन के राजन थे, यानी वो अलग अलग कोई ऐसी नहीं थी कोई एंटिटी अलग हो, कोई अलग बैठे हो, उन्हीं लोगों के मध्य में रहा करते थे। तो यहाँ पे और वंशानुगत भी नहीं था, जो ताकतवर था वही राजा बनता था, तो वंशानुगत पद नहीं था, यह भी ध्यान रखना। तो केवल एक यहाँ पर सही बैठता है। ये महिला और पुरुष के कंकालों के बारे में देखो चित्र दे रखा है, तो अब यहां से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या अंतर होता है मेल जो अब बताओ, ये हड्डियों के कंकाल के बारे में दे रखा है, तो कंकाल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है कि महिलाओं में कितनी हड्डियां होती हैं, पुरुषों में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी हड्डियों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये वाली जो हड्डी आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है नहीं, पेल्विस जो होती है, ये पेल्विस महिलाओं में पेल्विस थोड़ा सा चौड़ा होता है और पुरुषों का जो पेल्विस जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, सकरा होता है। ध्यान रखना, ये ऐसी स्थिति इसलिए होती है कि महिलाओं को बच्चों को जन्म देना पड़ता है, तो इसी पेल्विस के आकार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये कंकाल जो महिला का है और ये कंकाल पुरुषों का है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी कि कुछ प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब बात है आपके काम की। बात काम की ये है कि अगर आपको सीटेट का कोई भी कोर्स लेना है या जानना है और भी कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए, ठीक है, और मुझसे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको अगर टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए एक सेल आई हुई है, सुपर समर सेल है, जो कभी कोर्स 1999 रुपए में मिलता था, वो आज सेल के कारण वो 844 रुपए का मिल रहा है आपको। ठीक है नहीं, जिसमें 4 महीने यानी 6 महीने की आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी 6 महीने तक आपके मोबाइल पर कोर्स से ओपन रहेगा मात्र 844 में। एक बड़ा पिज्जा 844 रुपए का आता है। ये कोर्स आपको तब मिलेगा जब आप राज राणा कोड का इस्तेमाल यहां पर करोगे। ठीक है नहीं, तो ये तो आपके सीटेट के लिए एग्जाम के लिए है और ये 21 यानी आज के ही दिन तक ये सेल है, तो आप इसे जितना जल्दी हो सके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि समय तो आपके पास अब नहीं है। समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जुलाई का सीटेट आने ही वाला है और उससे पहले आपको कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि सीटेट अगर नहीं हुआ तो फिर आप किसी भी सुपर टेट में भागीदारी नहीं कर पाओगे। ठीक है नहीं। चलिए, इसके अलावा अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर तीनों यानी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही स्तर पर अगर आप तीनों का पेपर दे रहे हैं और आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है, अब तीनों के लिए एक ही कोर्स है, सुपर पैक है हमारा 2534 में, वो मिलेगा जब राज राणा कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है नहीं। चलिए, इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक का ही कोर्स लेना आपको, मात्र प्राथमिक वाला ही, ठीक है, 1 to 5 वाला, तो वो मात्र 1299 रुपए में है, राज राणा कोड का इस्तेमाल करके ही आपको ये मिलेगा। साथ ही बिहार शिक्षक प्राथमिक और माध्यमिक यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर आपको कोर्स खरीदना तो 1819 रुपए का है, राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, आज इस बेहतरीन ऑफर का आप लाभ उठाइए और साथ ही आप हमसे कनेक्ट करिए और हमें इससे जुड़े रहिए, और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में किस सीटेट को किस तरह से आसान रास्ते में कम से कम पढ़कर मैक्सिमम गेन किया जा सकता है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।